अस्सलाम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिज़नेस टू बिज़नेस बाइंग प्रोसेस। जिस तरह इंडिविजुअल मैंने आपको बताया था कि हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है कि हम आइडेंटिफाई नीड करते हैं, फिर एवेल्यूएशन, फिर इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, फिर एवेल्यूएशन ऑल्टरनेटिव्स, फिर बाइंग डिसीजन करते हैं, फिर पोस्ट परचेज एवेल्यूएशन। हमने पिछले एक हमने वीडियो में इसको क्लियरली डिस्कस किया था और इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनी हुई है। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है B2B बाइंग प्रोसेस, जो एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस से बाइंग करता है। जिस तरह हमने एक रॉ मटेरियल, किसी एक कंपनी ने रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाली कंपनी दूसरी है जी, फिनिश गुड्स बनाने वाली कंपनी, वो उससे रॉ मटेरियल ले रही है, तो वो भी बिज़नेस कर रही है, अपना रॉ मटेरियल को सेल कर रही है। ये भी बिज़नेस आगे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बना के ये भी इन्होंने आगे सेल करना है। इन्होंने अपने ज़ाती इस्तेमाल के नहीं ले रही, ये भी आगे उसको प्रोसेसिंग करेंगे और उसको फिनिश गुड्स बनाएंगे, तो ये भी बिज़नेस है। तो B2B जो बिज़नेस होते हैं, जिस तरह किसी ने मोबाइल बनाना है तो मोबाइल के लिए वो बैटरीज किसी से बनी बनाई ले लेगा, आउटसोर्सिंग कर लेगा। या जो मोटरसाइकिल्स वगैरह बना रहे हैं तो वो इंजन वगैरह हो गए, ये बने बनाए बाहर से मंगवा लेते हैं और इधर आके सिर्फ फिटिंग करके मोटरसाइकिल को सेल्स करते हैं। तो ये B2B है। वो भी बिज़नेस कर रहे हैं जो इंजन बने बनाए दे रहे हैं, और जो ये बिज़नेस कर रहे हैं आगे फिनिश गुड्स बना रहे हैं, फिनिश मोटरसाइकिल इसको एक फिटिंग करके और मोटरसाइकिल को फिनिश बना रहे हैं और आगे जाके मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो ये भी एक बिज़नेस है। B2B जो बाइंग डिसीजन होता है वो इंडिविजुअल बंदा नहीं लेता, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। इसमें कुछ बायर होता है, कुछ इन्फ्लुएंसर होते हैं, कुछ डिसाइडर होते हैं, कुछ गेट कीपर होते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर होते हैं। तो बेसिकली ये है कि B2B में भी हम पहले तो अपनी बेसिकली आइडेंटिफाई अपनी नीड करेंगे कि हमारी नीड है क्या। उसके बाद हम जाके डेटा इकट्ठा करेंगे, फिर आगे जाके 5-6 स्टेप्स में होगा ये भी, जिस तरह हमारा इंडिविजुअल बाइंग प्रोसेस होता है, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन B2B बाइंग सिमिलर टू इंडिविजुअल बाइंग प्रोसेस, उन्होंने लिखा हुआ है भी सिमिलर ही होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें बेसिकली एक बंदा डिसीजन नहीं ले रहा होता, तो इसमें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस होती हैं, थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस होता है दूसरे लोगों का भी, जो वो इंटरफेयर करते हैं। बेसिकली एक बंदे का काम नहीं है डिसीजन लेना। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड में सबसे पहले ये कि हमें क्या चीज़ चाहिए। हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हमें टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, कोई मशीनरी चाहिए, कोई लाइट चाहिए, कोई इंजीनियर चाहिए, कोई कोई टेक्नीशियन चाहिए, कोई वर्कर चाहिए। जो भी नीड है हमारी, उस नीड के लिए हमें पहले अपनी आइडेंटिफाई नीड करनी, उसके बाद उस नीड के मुतालिक हम मार्केट से इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और जाके डिसीजन कुछ करने के काबिल होंगे। पहले तो नीड आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि हमारी नीड है क्या। Organization needs can be raw material or professional services. Identification of need means what, why, when we want to buy something, कि हमने क्या चाहिए, कब चाहिए, किस तरह चाहिए और किस चीज़ के मुतालिक हमारी नीड है और कितनी मिकदार में हमें चाहिए। चलिए, नीड में एक और उन्होंने डेफिनेशन भी ऐड की है भी, डिराइव डिमांड क्या होती है। डिराइव डिमांड जो होती है वो लिंक होती है बेसिकली। Derived demand is based on linked to or generated by the production or sale of some other goods or services. Demand of steel in automobile industry depend on the number of cars or trucks sold each year. यही बात है कि डिराइव्ड डिमांड ये है कि हमारे एक प्रोडक्ट की डिमांड या रॉ मटेरियल की डिमांड तब बढ़ेगी जब हमारी फिनिश गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, एक बंदा मोटरसाइकिल बना रही है, कंपनी मोटरसाइकिल्स बना रही है और उसकी वो मोटरसाइकिल्स की मार्केट में डिमांड कम है, मतलब कि 100 मोटरसाइकिल्स की डिमांड है, तो वो रॉ मटेरियल भी 100 का ही मंगवाएगी। उसकी जो नीड आइडेंटिफिकेशन है उसके लिए डिराइव्ड डिमांड इंपॉर्टेंट होती है कि जितनी अगर फिनिश गुड्स की डिमांड होगी उतनी हम रॉ मटेरियल की डिमांड करेंगे। बात समझ रहे हैं ना, कि मतलब ये है कि लिंक होता है बीच में कि जितनी फिनिश गुड्स चाहिए उतने ही रॉ मटेरियल मंगवाएंगे हम। अगर हमें फिनिश गुड्स मार्केट में डिमांड हमारे पास आ गई, फोरकास्टिंग हमने की या हमने सर्वे किया मार्केट का, मार्केट इंटेलिजेंस हासिल किए, नॉलेज हासिल किया मार्केट से कि हमारे प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है, तो हम रॉ मटेरियल उतना मंगवाएंगे। तो हमारी नीड आइडेंटिफिकेशन के लिए डिराइव डिमांड भी इंपॉर्टेंट होती है। जितनी डिमांड होगी मार्केट में, हमारी नीड आइडेंटिफिकेशन उतनी हो जाएगी, हमें इतना रॉ मटेरियल चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन से मुराद ये है कि हमने जो अपने प्रोडक्ट की परचेजिंग, किसी फिनिश गुड्स की प्रोडक्ट की या रॉ मटेरियल की या मशीनरी की परचेजेस करनी है, तो हमने कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी मिकदार में लेनी है। फॉर एग्जांपल, हमें नट बोल्ट लेने हैं, हमने रॉ मटेरियल भी लेना है, हमने कुछ टूल्स भी लेने हैं, कुछ हमने अपना मशीनरी भी लेनी है कुछ, तो सब की स्पेसिफिकेशन हम बता देंगे कितने कितने मिकदार में, किस किस क्वालिटी की, किस किस साइज़ की हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। तो उस हिसाब से फिर आगे जाके हम अपने सप्लायर्स ढूंढेंगे भी किस किस बंदे से हमें क्या क्या चीज़ मिल सकती है। स्पेसिफिकेशन मीन्स द नंबर ऑफ गुड्स, क्वालिटी, टाइप्स ऑफ गुड्स, प्राइस रेंजेस, एवरीथिंग इज़ मेंशन। स्पेसिफिकेशन से वही मुराद है कि हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए और किस किस साइज़ में, किस किस क्वालिटी का, किस किस प्राइस रेंज में हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टू परचेज रॉ मटेरियल एंड अदर सपोर्टिंग आइटम्स वी मेक अ लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ रॉ मटेरियल एंड टाइप ऑफ रॉ मटेरियल। और उसके अलावा नट बोल्ट, जितने भी चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, कोई टूल्स हैं, कोई मशीनरी है, जो भी चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, सब की स्पेसिफिकेशन हम डिटेल में लिख देंगे कितनी कितनी चाहिए, किस किस तादाद में, किस किस क्वालिटी में, किस किस शेप में, किस किस साइज़ में हमें चाहिए। थर्ड पार्ट है जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेंडर्स।
वेंडर्स वो लोग होते हैं जो बेसिकली आपके सप्लायर्स कह लें इनको, जो आपको रॉ मटेरियल, फिनिश रॉ मटेरियल, नट बोल्ट, जो भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो आपको ये प्रोवाइड करेंगे। आपको कोई मशीनरी चाहिए, वेंडर से आप रब्ता करेंगे। हर चीज़ के लिए अपना वेंडर होगा ना, रॉ मटेरियल के लिए अलग वेंडर है। रॉ मटेरियल हमने गन्ना लेना है तो उसके लिए ज़मींदार के पास जाएंगे। अगर हमने मशीनरी इंडस्ट्री की कोई मशीनरी लेनी है तो उसके लिए हम अलग सप्लायर ढूंढेंगे और उससे अपनी स्पेसिफिकेशंस बता के अपनी रॉ मटेरियल या वो अपने जो बेसिकली जो हमें टूल्स या इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो मंगवाएंगे। This is basically process of bidding. We see all companies which can provide us raw material and other services and evaluate each vendor. We see quality payments terms, prices, support terms in vendors and then select one vendor. वह यह है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेंडर में हम ये करते हैं कि वेंडर्स की आइडेंटिफिकेशन सर्च आउट करते हैं कि कौन कौन से जो हमारे सप्लायर्स हैं जो हमें हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक रॉ मटेरियल या सर्विसेज या फिनिश गुड रॉ मटेरियल सर्विसेज या नट बोल्ट्स या कौन कौन से किस किस प्राइसेस पे हमें दे सकते हैं। किसी से हम अगर रॉ मटेरियल लेना चाहें वो क्या वो हमें इंस्टॉलमेंट्स पे दे देगा हमें या हमें नेट पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें वैल्यूएट करने के बाद एक डिसीजन वेंडर को सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सा वेंडर बेटर है। अच्छा जी, वेंडर इवैल्यूएशन, जिस तरह हम उधर प्रोडक्ट की इवैल्यूएशन करते थे सिंपल बाइंग बिहेवियर में, सिंपल जो डिसीजन मेकिंग था इंडिविजुअल कस्टमर का, कंज्यूमर का, वहाँ पे हम डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करते थे ऑन द बेस ऑफ प्राइस, क्वालिटी, साइज़। जिस तरह मोबाइल की बात करें तो मोबाइल के एलईडी, एलसीडी, डिस्प्ले, प्रोसेसिंग वगैरह, और वो क्या कहते हैं उसको, प्रोडक्ट की जो मोबाइल की जो स्क्रीन है या मोबाइल का जो टच है उस हिसाब से उसकी स्क्रीन जो है। तो इधर वेंडर्स की वैल्यूएशन करेंगे ऑन द बेस ऑफ प्राइस, ऑन द बेस ऑफ क्वालिटी, ऑन द बेस ऑफ प्राइसिंग टर्म्स, ऑन द बेस ऑफ पेमेंट टर्म्स, ऑन द बेस ऑफ सर्विसेज, ऑन द बेस ऑफ द वेंडर्स क्रेडिबिलिटी। जिस तरह का अगर वेंडर का मार्केट में रिस्पॉन्स अच्छा है, वो इन टाइम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर दें, इन टाइम आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब वो अच्छा वेंडर है। ये ना हो कि आप उसको सेलेक्ट कर लें, उससे रॉ मटेरियल मंगवाना चाहें और वो आपको लेट डिलीवरी करे रॉ मटेरियल की, तो आपको तो पेमेंट वो क्या कहते हैं प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन रुक जाएगी, तो आपको लॉस होगा बहुत ज़्यादा। तो टू वी evaluate each vendor on the base of price, quality, payment terms, सर्विसेज each चीज़। वी evaluate vendor on the base of the reputation in market, के वेंडर की मार्केट में क्या रेपुटेशन है, वो क्रेडिबल है नहीं है, वो इन टाइम डिलीवरी करता है नहीं करता। अगर एक वेंडर मार्केट में क्रेडिबल है तो उसकी हम उसको इवैल्यूएट करें। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वेंडर्स को इवैल्यूएट करने के। वेंडर्स की बेसिकली ये देख सकते हैं कि वो प्राइसेस क्या चार्ज कर रहा है, हाई प्राइसेस तो नहीं चार्ज कर रहा है, और वो वेंडर हमें रॉ मटेरियल अच्छा दे रहा है या घटिया दे रहा है, वो वेंडर हमें इन टाइम डिलीवरी कर रहा है नहीं कर रहा, वो वेंडर जो है उसकी मार्केट में क्या रेपुटेशन है, कि उसकी जो रॉ मटेरियल है उसकी क्या क्वालिटी है, जो भी चीज़ें मैक्सिमम चीज़ें। उसके बाद हम वेंडर को सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन किस बेस पे, जो पीछे हमने वेंडर का क्राइटेरिया बताया, अगर वो क्राइटेरिया पे कोई वेंडर पूरा उतर रहा है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर कोई वेंडर उसमें से पूरा नहीं उतरा तो हम और वेंडर्स को बेसिकली सर्च आउट कर लेंगे। या फिर अगर हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस की ज़रूरत नहीं है प्रोडक्ट की, हमें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, हमें रॉ मटेरियल लाजमी चाहिए, तो हम उनमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा वेंडर्स का उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इन दिस स्टेज वी सेलेक्ट द बेस्ट सूटेबल वेंडर अकॉर्डिंग टू सूटेबल प्राइस, क्वालिटी लेवल एंड इंटरेक्ट विद वेंडर। वेंडर से ताल्लुकात बना लेंगे, उसको कॉल कर लेंगे, उसको कहेंगे भी हमें ये रॉ मटेरियल दें। नेगोशिएशन ऑफ टर्म्स, नेगोशिएशन ये होता है कि हम बारगेनिंग करते हैं बेसिकली वेंडर्स के साथ ऑन द बेस ऑफ प्राइसेस, ऑन द बेस ऑफ क्वालिटी टर्म्स, ऑन द बेस ऑफ डिलीवरी टाइम। ये भी हम उनसे सब चीज़ें पहले एक रिटर्न नेगोशिएट कर लेंगे कि आप हमें इन टाइम डिलीवरी करेंगे, वो कहेगा जी ठीक है। हम कहेंगे आप हमें इस प्राइस में, वो कहेगा नहीं इस प्राइस में, नहीं इस प्राइस में। फिर हम उनसे एक प्राइसेस तय करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे, हम उनसे बारगेनिंग करेंगे कि प्राइसेस को कम किया जाए। हम ऑलरेडी उनसे फिलहाल उससे ले रहे हैं तो वो हम इतने में दे रहे हैं, आप इसमें इतने में ना दें, आप हमें इतने में दे दें। तो फिर उस तरह ये कहे कि आपस में नेगोशिएशन से बात डन हो जाएगी। फिर हम आपस में एग्रीमेंट कर लेंगे कि आप हमें इतने अरसे के लिए ये चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे, हम आपसे इस पेमेंट टर्म्स पे इस मंथ में इतनी इतनी पेमेंट्स करेंगे, हम आपको इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे या नेट पेमेंट करेंगे। सब चीज़ें हमने नेगोशिएशन में तय करनी होती हैं। नेगोशिएशन मीन सेटल डाउन मैटर्स बिटवीन द टू पार्टीज, बोथ पार्टीज सेटल डाउन प्राइस इशूज़, क्वालिटी इशूज़ etc। आफ्टर द नेगोशिएशन फर्म फाइनली परचेज द गुड्स और सर्विसेज। ये है जी, गुड्स और सर्विसेज की परचेजिंग का डिसीजन ले लेंगे नेगोशिएशन के बाद। पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन में क्या होगा कि हम ये तय करें, ये हमें पता चलेगा कि इवैल्यूएट करेंगे कि जो हमने परचेज डिसीजन लिया है, जिस वेंडर को हमने सेलेक्ट किया है, जो हमने प्रोडक्ट लिया है, वेंडर की बात नहीं सॉरी, जो हमने रॉ मटेरियल या गुड्स लिए हैं, आया कि वो हमारे पास सही चल रही हैं, हम उससे सेटिस्फाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। दो तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या तो हम सेटिस्फाइड होंगे, या हम उस प्रोडक्ट से या उस सर्विस से या उस रॉ मटेरियल से या उस मशीनरी से हम डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, या हम उससे नो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। दो तीन कंडीशंस हो सकती हैं इवैल्यूएशन के बाद। कि ज़ाहिर बात है कि अगर एक चीज़ को हम यूज़ करते हैं, या तो हम उससे मुतमईन होते हैं या हम मुतमईन नहीं होते, या हम मुतमईन भी नहीं होते, मतलब दोनों की कंडीशन होती है, कभी मुतमईन हो गया कभी ना हुआ। तो इफ़ वेंडर सेंड अस गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल्स टू फर्म, देन द फर्म विल बी सेटिस्फाइड and will purchase from the vendor, and if the vendor does not give us quality raw material,
और क्वालिटी tools और quality equipments, then with the firm will be dissatisfied and try to explore new vendor or come towards the other vendor and मतलब अल्टरनेटिव की तरफ चले जाएंगे। अगर एक बंदे से हमारा ताल्लुक बन गया, वो हमें सही चीज़ें नहीं दे रहा, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, मशीनरी वगैरह, तो हम किसी और के पास चले जाएंगे 2-3 महीने उसके साथ गुजार के। अगर वो अच्छे तरीके से चल रहा है हमारे साथ, हम भी उसके साथ अच्छे तरीके से चलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द buying process of B2B buying process, business to business buying process, you are free to ask me and subscribe my channel Rose Business Institute. Thank you so much.